नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में राज्यसभा की 5 और झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आज नामांकन की अंतिम तारीख है। आज बीजेपी के तीनों ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बिहार से बीजेपी प्रत्याशी सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं झारखंड से बीजेपी प्रत्याशी आदित्य साहू ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद सभी प्रत्याशियों ने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया और पार्टी के विश्वास पर उतरने का आश्वासन भी दिया। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जब नॉमिनेशन किया गया। पहली तस्वीर में सतीश चंद्र दुबे आपको दिखाई दे रहे हैं, शंभू शरण पटेल दूसरी तस्वीर में, और ये तीसरी तस्वीर आदित्य साहू की, जिन्होंने आज नॉमिनेशन कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसपे बूथ पे काम करने वाले लोगों को कभी भी जगह मिलती है। सेवा करने वालों की पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी की जिम्मेदारी निभाने वालों को जिम्मेदारी मिलती है। और पहला बार मुझे राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिला है। मैं पहले इसी सदन का मेंबर था 2005 से लेकर 14 तक, और 14 में लोकसभा का मेंबर हुआ, 19 में फिर राज्यसभा का मेंबर हूँ रहा, और फिर 2022 में मुझे पार्टी ने सेवा करने का मौका दिया है। मैं पूरे ईमानदारी के साथ भारत के संविधान को देखते हुए और पार्टी के हर कदम में कदम मिला के गरीब हित में, जनता हित में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। मैं तो इतना भाव विभोर हो गया कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था पार्टी ने इतने छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा जवाबदेही दे दिया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से? थैंक्स भाजपा, थैंक्स नरेंद्र मोदी। मैं हृदय की गहराई से केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और आजसू के सुप्रीमो सहित पूरी संख्या को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इस प्रकार से दृश्य जो झारखंड में दिखाई पड़ रही है और जिस प्रकार से एनडीए एक मत है, एकजुट है और एकजुटता का परिचय देते हुए बीजेपी और आजसू ने मुझे संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। मैं हम केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और आजसू के हमारे वरिष्ठ नेता और उनके कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 3 सेट में हमने नामांकन किया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायक और आजसू के दोनों विधायक आदरणीय सुरेश जी और दामोदर जी ने, सभी लोगों ने प्रस्तावक बनकर हस्ताक्षर किया है और सबों का हमको हृदय से सभी लोगों ने समर्थन दिया है। और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी से अलग से आरसीपी सिंह की मुलाकात हो सकती है। सबसे बेहतर संबंध का उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है। मौजूद है केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी। आरसीपी जी, आप दिल्ली जा रहे हैं सर? हमारा कल बैठक है ना कैबिनेट की। अच्छा, कल उसी बैठक में भाग लेने के लिए? हाँ जी। तो कल तो प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, आप बोले थे कि वही बिल्कुल, और आपने कहा था कि बात भी करेंगे। अब तो कैबिनेट में भेंट होती है सर। आज तो एक ही साथ आप और मुख्यमंत्री दोनों नजर आए। हमेशा नजर आते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो सर दुआ सलाम हुआ सर? अरे ये तो मिनिमम कर्टसी है जी। और सर कई तरह की चर्चाएं हैं। अरे चर्चा कुछ नहीं, देखिए सब लोग बिल्कुल स्थिर से रहे, हम लोग सब साथ काम करते हैं। तो आरसीपी सिंह दिल्ली रवाना हो रहे हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है और उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये तस्वीर जो हमने आपको लगातार दिखाई कि सभा स्थल के अंदर जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो उस वक्त दोनों में बातचीत हुई, दोनों में दुआ सलाम हुआ, लेकिन जाते समय दोनों नेताओं में कोई भी दुआ सलाम नहीं हुआ। तो ये साफ साफ इशारा है कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच में कहीं न कहीं जबरदस्त मनमुटाव है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृत राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान पटना में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। सीएम नीतीश और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह एक ही मंच पर मौजूद थे, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। देखें संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इस वक्त हम बापू सभागार की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का आयोजन हो रहा था और जहां पे नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों एक साथ एक मंच पे थे। लेकिन जब नीतीश कुमार यहां से रवाना हुए उस वक्त आरसीपी सिंह
से न उनका अभिवादन हुआ न कुछ हुआ, और नीतीश कुमार सबसे आगे जा रहे हैं और ठीक उस सबसे पीछे आरसीपी सिंह। तो साफ है कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार को लेकर जो नाराजगी थी वो यहाँ पर भी देखने को साफ साफ मिली, और हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार आगे निकल गए और जाते समय न आरसीपी सिंह से अभिवादन हुआ और न ही कोई बातचीत। विधान परिषद के चुनाव में आरजेडी की तरफ से एक तरफा उम्मीदवारों की घोषणा पर अब सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन में कांग्रेस और माले ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने आरजेडी के उम्मीदवार खड़े किए जाने पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। वहीं सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि आरजेडी ने एक तरफा फैसला लिया है। स्वतंत्र रूप में उन्होंने उम्मीदवार बिना पूछे बिना बातचीत के कर दिया है, और अगर वो नहीं चाहते हैं कि गठबंधन में लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस रहे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष में हैं आज के दिन में, तो उसमें उनको पूछ करना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कि उसका खमियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा, और लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के चीज़ों को तय करेगी। तो अब जनरली तो ये सब बातचीत तो प्रभारी करते हैं, जब कभी सीटों का बंटवारा हो कुछ हो, लेकिन हमको भी जानकारी मिली है कि आरजेडी ने एक तरफा फैसला करके तीनों सीटों पर उम्मीदवार दिया है। पहले हुआ कि नहीं माले को कैंडिडेट बनाया जाएगा, ये कांग्रेस का हक बनता था, लेकिन अभी तो समय है, उसमें 10 तारीख तक है, 2 से 9 है। कटिहार में आज से 2 दिवसीय बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश में पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की जाएगी। दरअसल 2 साल से कोरोना को लेकर प्रदेश कार्य समिति की बैठक नहीं हो पाई थी। आज की बैठक में बिहार से जुड़े 4 केंद्रीय मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सांसद और सभी विधायक, विधान पार्षद मौजूद रहेंगे। बैठक के लिए मंच सजकर तैयार हो चुका है। कटिहार नगर भवन को इसके लिए विशेष रूप से सजाया भी गया है। स्टेज पर 10 कुर्सियां लगाई गई हैं, जिस पर 4 केंद्रीय मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के बैठने की व्यवस्था है। वहीं सभागार में 624 डेलीगेट्स के बैठने की व्यवस्था की गई है। कटिहार में प्रदेश भाजपा कार्य समिति के 2 दिवसीय महाआयोजन होने जा रहा है। इस बीच आपको ये एक नज़ारा दिखा रहा है, ये कटिहार नगर भवन के मुख्य समारोह स्थल है, और इसी सभा स्थल पर 10 कुर्सी रखे जाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण जो भाजपा के केंद्रीय बिहार से जुड़े 4 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं और कई महत्वपूर्ण लोग आएंगे। इसके अलावा ये जो प्रसाल भवन है, इसमें 624 जो डेलीगेट्स आएंगे वो बैठेंगे और आगे के विचार पर मंथन किया जाएगा। ये जो सभा स्थल है, इनका जो इंचार्ज है वो हमारे साथ है। आइए बात करते हैं क्या होगा सभा स्थल का स्वरूप, कब से शुरू होगा और क्या क्या आयोजन है। 3 बजे से इसका उद्घाटन होना है। आज हमारे जो प्रदेश संगठन से जो माननीय आ रहे हैं, जो केंद्रीय से आ रहे हैं, उन्हीं लोग को उद्घाटन करना है। यहाँ डॉक्टर संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष, वो भी रात पहुँच चुके हैं कटिहार। बहुत सारे पदाधिकारी जो प्रदेश के हैं सारे रात पहुँच चुके हैं, और बाकी लोग का आज आगमन शुरू हो गया है कटिहार में आने का। और इस सभागार का नाम जो है रखा गया है जगबंधु अधिकारी सभागार। उन्हीं के नाम पर आज ये टाउन हॉल में कार्यक्रम होने जा रहा है। ये पूरे प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें बिहार के सारे जो राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बिहार के सभी जिलाध्यक्ष और संगठन के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, और केंद्र के 6-7 मंत्री हैं जो बिहार से हैं, और बिहार के सांसद जो भी हैं, उस सभी लोग की उपस्थिति यहाँ होना है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा आयोजन है। भाजपा पूरी तरह तन मन धन से इसे सफल बनाने में जुटी हुई है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पीरो थाना के हसन बाजार के पचमा गांव की है। मृतक का नाम वीरेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जिन्हें बदमाशों ने सीने में गोली मार दी और हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर परिजन पहुंचे और उन्हें पीरो सीएचसी लेकर जाते, लेकिन तब तक जख्मी किसान ने दम तोड़ दिया। हत्यारों ने उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया जब वो अपने खेत में मजदूरों से काम करवा रहे थे और
खेत के पास कुर्सी पर बैठे हुए थे। फिलहाल हत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि इस वारदात में रोहतास के काराकाट का रहने वाला नेपाली और उसके साथियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हुई है। इसमें क्या है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको आपके प्रति गांव के लोग में खासकर एक भावना होती है जो ज्वलनशीलता है। तो वही बात है, ज्वलनशील है लोग। अब जलने के वजह से ये हुआ कि अगला इतना विकास क्यों कर रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, इस वजह से ये इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी इस व्यक्ति का कोई ना किसी, सबसे हंस के ही बात करना है, हंस के बोलना है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के गोपालपोरा इलाके में हाई स्कूल की टीचर रजनी बाला की आतंकियों ने हत्या कर दी। 36 साल की रजनी को आतंकियों ने कई गोलियां मारी। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। सांबा की रहने वाली रजनी साल 1990 के बाद हाल ही में कश्मीर लौटी थी। घाटी में दहशत फैलाने के लिए आतंकी इन दिनों कश्मीर पंडित को निशाना बना रहे हैं। 12 मई को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की भी हत्या कर दी थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर ओडिशा की पुरी में रेत मूर्ति कलाकार सुदर्शन पटनायक ने एक रेत मूर्ति तैयार की और तंबाकू उत्पादों को छोड़ने की अपील की है। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में कोयला परिवहन में लगे वाहन पूरे इलाके में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह बने हुए हैं। जर्जर सड़क और जर्जर वाहनों से गिरने वाले कोयले से जहां पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वहीं सड़क से गुजरने वाली गाड़ियां भी हादसे की शिकार हो रही हैं। आलूबेड़ा पाकुड़ कोयला परिवहन मुख्य मार्ग पर कोयला ले जाने के दौरान डंपर बिना तिरपाल के ही कोयला की लोडिंग कर चलते हैं। इससे उड़ती धूल से पूरा इलाका भर जाता है। कोयला के परिवहन में प्रशासन के निर्देशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं नियमों को ताक पर रखकर डंपर में क्षमता से अधिक कोयला भी लादा जाता है। इसके बाद भी कोयला लदी गाड़ियों पर प्रशासन मौन बना हुआ है। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में 9 साल के अगवा छात्र के अपहरण का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मासूम बच्चे को रिहा कराते हुए अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे को अगवा करने वाला पड़ोसी ही निकला। दरअसल पड़ोसियों ने बच्चे के माता पिता का विवाद चल रहा था, जिसके बाद पड़ोसियों ने बच्चे का अपहरण कर लिया था और फिरौती के तौर पर 80,000 की डिमांड की गई थी। अपहरण जिस लड़के का हुआ है, उनके माँ के साथ वही उसी मोहल्ले का कुछ लोगों का पहले से विवाद चलते आ रहा था। उसी में हम लोग 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक हुस्ना बानू और मोहम्मद दानिश और मनशाफ मियाँ, तीनों पुटकी का ही रहने वाला है, वही आसपास का ही रहने वाला है। इन्होंने ही बच्चे का अपहरण किया था। धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 50 साल के लंबे इंतजार के बाद लिफ्ट लगी थी, लेकिन 1 महीने के अंदर ही लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट बंद होने का कारण कोई खराबी नहीं है, बल्कि अस्पताल प्रबंधन के पास बैकअप के लिए जनरेटर नहीं होना है। ऐसे में अब 50 लाख की लागत से लगवाई गई लिफ्ट हाथी का दांत साबित हो रहा है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने अपने विधायक फंड से मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 50 लाख की लागत का हेवी लिफ्ट अस्पताल में लगवाया था। 30 अप्रैल को इसका उद्घाटन खुद विधायक ने किया, लेकिन अब फिर से मरीजों को वही तकलीफ उठानी पड़ रही है। अधिक क्षमता का मशीन रहने पर उसको विद्युत आपूर्ति की जो सहायता चाहिए, उसको बैकअप जो चाहिए वो ज़्यादा पावर का चाहिए। तो जो हमारे यहाँ पहले से जनरेटर अधिष्ठापित हैं वो ज़रूरत के अनुसार लगा हुआ है, वो इतना ज़्यादा लोड लेने में सक्षम नहीं। आज भी बात हुई थी। मैंने तो पहले भी कहा है कि SNMMCH का जो प्रबंधन जो है
वह इस मामले में लापरवाह है। मैंने उसी दिन कहा था, प्रिंसिपल साहब वहाँ थे, कि इसको जनरेटर बैकअप दिया जाए और लिफ्ट चलाने के लिए एक ऑपरेटर लिफ्टमैन की भी आवश्यकता है, उसकी भी व्यवस्था की जाए। अब कौर खाना तो खिला नहीं सकते हम इन लोगों को, यह इनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। मैंने इस संबंध में जो विभाग के प्रधान सचिव सह अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह जी हैं, उनको भी इस विषय से हमने अवगत कराया है। बिहार के गोपालगंज की निवासी और बोकारो में रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले दिव्यांश शुक्ला ने यूपीएससी की परीक्षा में 153वां रैंक हासिल किया है। अभी वे रामगढ़ में सीसीएल बड़का सयाल प्रोजेक्ट में इंजीनियर हैं। दिव्यांश ने 2019 से यूपीएससी की तैयारी शुरू की और बोकारो में ही रहकर अपने बहनोई को आदर्श मानकर परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में कामयाबी हासिल की है। दिव्यांश का कहना है कि गरीब तबके के लोगों को सहायता करते हुए न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। दिव्यांश की सफलता पर उनके बहन और बहनोई दोनों ही बेहद खुश दिख रहे हैं। मैंने तैयारी स्टार्ट करीब कर दी थी अपनी 2019 के आसपास से। तो पहले 1-1.5 साल थोड़ा समझने में टाइम लगा, इस वजह से पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, लेकिन इस अटेम्प्ट में मेरा फाइनल तैयारी हुआ और मैं निकाल पाया। मैं तैयारी कर रहा था जॉब के साथ साथ, सीसीएल में मैं काम कर रहा था और बरका सयाल एरिया रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे मैं पोस्टेड था एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। मेरा तो पूरा ड्रीम जैसे पूरा हो गया है। वो तैयारी करता था, बहुत मेहनत करता था। हम देखते थे कि रात को 1-1.5 बजे 2 बजे तक जग रहा है और दिन भर भी कभी बुक्स पढ़ता था, कभी वीडियोस देखता था। तो भगवान से यही प्रार्थना रहती थी कि इसको सफलता मिले, और जैसे उसको सफलता मिली तो एक जैसे सपना पूरा हो गया। देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं आईटी के बाद सॉफ्टवेयर में ज़्यादा क्रेज है, अच्छा पैकेज है, इनका भी वही था। लेकिन एक चीज़ ही मैंने इन्हें बताया कि यूपीएससी एक समाज के लिए कार्य करने का आपको मौका देती है। अगर आप इसमें सफल हो जाइएगा तो आपको एक इंटरनल खुशी होगी। उनको इन्होंने आत्मसात किया और इन्होंने यूपीएससी में द्वितीय प्रयास में इनको सफलता मिली। ये मेरे लिए काफ़ी गर्व और खुशी का बात है। यूपीएससी का रिजल्ट जारी होते ही बिहार के होनहारों ने फिर से परचम लहरा दिया। वैशाली की बेटी श्रेया श्री और औरंगाबाद के आंगनबाड़ी सेविका के बेटे अंकित ने यूपीएससी परीक्षा में अपनी सफलता का झंडा गाड़ दिया है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और इसे सच कर दिखाया है वैशाली की बेटी श्रेया श्री और औरंगाबाद के लाल अंकित ने। देश के सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा में से एक यूपीएससी परीक्षा में अपनी सफलता का झंडा गाड़ा है। श्रेया श्री जहां यूपीएससी में 71वां रैंक लाकर कमाल कर दिया, तो वहीं अंकित ने 472वां रैंक हासिल कर उसने न सिर्फ अपने माँ बाप को बल्कि पूरे औरंगाबाद को गौरवान्वित होने का मौका उपलब्ध कराया है। ग्रामीण परिवेश से उठकर अपने मेहनत के दम पर श्रेया श्री और अंकित ने ये कामयाबी हासिल की है और ये बता दिया कि मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति के आगे कोई भी परीक्षा कठिन नहीं है। ऐसा एग्जाम है जिसमें सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, ठीक है, इसलिए आपका पेशेंस, आपका परसिस्टेंस, आपका धैर्य सब कुछ टेस्ट करता है। अगर आपको लगता है कि आप में ये है क्षमता या फिर ओवर द टाइम आप इसको बिल्ड कर सकते हैं और कम्युनिटी को सर्व करने का आपका जो भी डेडिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको अंत तक जाना चाहिए। श्रेया श्री और अंकित की सफलता से परिवार के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। घर में जश्न का माहौल है तो यूपीएससी में सिलेक्शन से पूरा इलाका उत्साहित है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अब उनके बच्चे भी और ज्यादा पढ़ाई में मेहनत कर सफल होने का प्रयास करेंगे। पोती ICI तैयार किया है, बहुत खुश है। गांव घर सब कोई मिलने आ रहा है, पूछ रहा है, खुशी का माहौल है और वो बहुत तैयार किया है मन से। बच्चे पर था क्योंकि इसका पढ़ाई लिखाई शुरू से ही बहुत अच्छा रहा, तो मुझे भी चाह था कि भाई इसका रुझान है पढ़ाई की ओर, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके पर ध्यान दें। किसी ने सच ही कहा है, दिल में जिद्द, संघर्ष और मंजिल पाने का जुनून हो तो किसी भी कठिन मंजिल को फतह किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट।
और इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चोरों ने बैंक में आग लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां चोरों ने एक बैंक में आग लगा दी। चोरी के बाद बैंक में आग लगा दी गई। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर का ये मामला है। ग्रामीण बैंक में चोरों ने चोरी की, जिसके बाद चोरों ने उस बैंक में ही आग लगा दी। आग की वजह से बैंक को काफी नुकसान पहुंचा है। और हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए घटनास्थल की वहां की तस्वीर है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पहले तो चोर यहां पर चोरी करने के लिए पहुंचे और जब सारे माल लेकर वहां से निकल लिए, उसके बाद उन्होंने आग लगा दी। और आग के बाद कैसा मंजर है वहां का, वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए यही वो बैंक है जिसके अंदर जाकर पहले अपराधियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद आग लगा दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।